नमस्कार दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत को एनसीईआरटी के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को पता है क्लास 8 में आधुनिक भारत से संबंधित चीज़ें दी गई हैं और इसीलिए चैप्टर वाइज आप लोगों को बताया जा रहा है। पिछले 3 वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद आप पीपीटी से एक बार रिवाइज कर रहे होंगे और टेस्ट बना रहे होंगे। जब तक टेस्ट नहीं बनाइएगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि जो हम सुने, जो हम पढ़े वो कितना याद हुआ। इसलिए टेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर के बाद अगला जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर, उसकी ओर बढ़ेंगे। ये क्लास 7 नहीं, क्लास 8 है, गलती से 7 लिखा गया है। अध्याय 4 है जिसका हेडिंग है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अगर सामान्य भाषा में हम कहें कि आदिवासी किसको कहते हैं, तो आदिवासी जो है एक लंबे समय में किसी क्षेत्र में रहते आ रहे हैं तो उसको हम लोग सामान्यतः आदिवासी का दर्जा देते हैं। दूसरा यहाँ शब्द आता है दीकू। दीकू के बारे में उम्मीद करते हैं आप सुने भी होंगे। आदिवासियों के क्षेत्र में जो बाहरी लोग प्रवेश करते हैं और उनको परेशान करते हैं उसे वो दीकू से संबोधित करते थे। अब हम लोग जानते हैं अंग्रेज के काल में अंग्रेज यहाँ पे आए और दूसरे भी महाजन साहूकार लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के आदिवासियों को, कहने का मतलब है हम झारखंड बोले या दूसरे जो भी क्षेत्र है, दूसरे अभी आपको कई भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा कि उनके क्षेत्र में ये लोग जाते हैं, महाजन हो, अंग्रेज हो या साहूकार हो, और उन्हें परेशान करते हैं। तो उनसे वो क्या करेंगे, मुक्ति चाहेंगे। और मुक्ति चाहने के बाद वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनका जो परंपरागत शासन है वो वापस आ जाए, जिसे वो अपना स्वर्ण युग के नाम से पुकारते थे। हम जैसे कि कहते हैं ना सतयुग, तो उसी तरह से ये चाहते थे एक स्वर्ण युग आ जाए। जैसे पहले शासन होता था जहाँ पे कोई भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता था, उस तरह का हम लोगों का शासन व्यवस्था वापस आ जाए। तो इसी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे आदिवासियों का जीवन शैली किस प्रकार से था, अंग्रेज आते हैं तो उनको किस तरह से परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं और उसका क्या परिणाम होता है। ये सब चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलेंगे जो दूसरे किताब में देखने को नहीं मिलते हैं, और इसीलिए हम थंबनेल में लिखे भी हैं कि जो क्वेश्चन बनाते हैं उसका जो पहला पसंद होता है वो एनसीईआरटी होता है, और एनसीईआरटी में कभी कभी ऐसे फैक्ट मिलते हैं जो दूसरे किताब में नहीं मिलते हैं, और इसीलिए हम लोगों से कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है। इसलिए एनसीईआरटी को एक बार देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग चौथा चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। चौथे चैप्टर में जो दिया गया है एक आदिवासी के बारे में, वो है बिरसा मुंडा। आप लोगों को पता होगा झारखंड में इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। मात्र 25 साल का इनका जीवन था। 1975 में इनका जन्म हुआ, 15 नवंबर 1875 में, सॉरी 1975 में नहीं, 1900 में इनका देहांत हो जाता है 9 जून को। ये मात्र 25 साल जीते हैं और 25 साल में ही ऐसा काम करते हैं कि झारखंड के लोग इन्हें भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा, और भी दूसरे इलाके हैं जिनके आदिवासियों के बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बताया गया है। कुछ कुछ जनजातियों के बारे में बताया गया है, जनजातियों का कैसा जीवन शैली है। अंग्रेज जो थे या अंग्रेज कुछ अधिकारी यहाँ हैं और उनके साथ रहे और उनके जीवन शैली को लिखे, तो उसको भी हम लोग जो है उन्हीं का जो लिखा हुआ स्रोत है उनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय उन आदिवासियों का क्या जीवन शैली रहा होगा। तो बिरसा मुंडा के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो हम झारखंड का जो माइंड मैप आप लोगों को दिए हैं उनमें बिरसा मुंडा के बारे में एक पेज में सारा संपूर्ण चीज जो है फैक्चुअल डाटा वो लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार इनके बारे में पढ़ना है, तो ये फैक्ट जो है जान लेते हैं ताकि आगे हम लोगों को इस चैप्टर में जो भी कुछ बताया जा रहा है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो ये थोड़ा आपको धुंधला मिलेगा, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। इसके अगर ये माइंड मैप देना है देखना है तो आप पॉज कर सकते हैं, या पीपीटी जो है उसमें डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे भी है, और नहीं तो झारखंड का नोट्स अगर आपके पास होगा तो वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। तो बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को तमाड़ के इलाके में होता है, जो कि आपको खूंटी में देखने को मिलेगा। खूंटी के उलिहाती गाँव में इनका जन्म हुआ था। दूसरा चीज दिया जाता है पिता इनका सुन्ना मुंडा थे, जिनको मशीदास के नाम से भी जाना जाता था, या उनका दूसरा नाम मशीदास था। इनके और भी भाई बहन थे, जिसमें कोंता मुंडा, दस्तगीर है, चंपा है। बिरसा जो है वो चौथे पुत्र थे, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद बिरसा पूती इनका एक दूसरा भी नाम था। कानू पॉलिस जो है एक इनके भाई थे। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 भाई बहन ये लोग थे। माँ जो नाम था उनका करमी मुंडा या कदमी मुंडा के नाम से जाना जाता था। इनका मायके जो था वो अयूब हाथू थे। डिबर मुंडा की ये सबसे छोटी बेटी थी, सॉरी सबसे बड़ी बेटी थी। बिरसा मुंडा के बारे में बताया जाता है पिता गरीबी के कारण मामा के घर अयूब हाथू में रहते थे। आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि केवल एनसीईआरटी में ही दिया गया है। हम जहां तक पढ़े अभी तक किताब, उसमें वो फैक्ट नहीं मिला था। हो सकता है आपको मिला होगा तो वो अलग बात है। बिरसा जो है वो अपना मौसी जॉनी के से काफी स्नेह रखते थे, इसलिए मौसी का विवाह होता है तो वो उनके साथ चली भी जाती है। अयूब हाथू के नजदीकी सलगांव गांव में उनका प्रारंभिक पढ़ाई होता है। मौसी जॉनी के बारे में बताया जाता है कि इनका विवाह कटंगा ग्राम में हुआ था और वो बिरसा को अपने साथ ले जाती है। बाद में ये जो है बिरसा
उनके मौसा जी एक बार उनको मारते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। फिर शिक्षा के बारे में बताया गया है, बुर्जू मिशन निम्न प्राथमिक शिक्षा इनको मिलता है ईसाई मिशन स्कूल से। 1886 में चाईबासा गए उच्च माध्यमिक स्तर लुथेरन मिशन से इनको मिलता है। विवाद होता है फादर नूतरूथ के साथ और 1990 में चाईबासा उनको छोड़ना पड़ता है। साहब एक ही टोपी बोलते हैं, यानी कि जो अंग्रेज हैं, जो चर्च में अधिकारी हैं, सभी एक ही हैं, सभी का मकसद एक ही है, ये इसके माध्यम से कहना चाह रहे थे। ज्ञान की खोज के लिए वो निकलते हैं। आनंद पांड से उनका जो एक बुनकर थे उनका मुलाकात होता है और उनसे प्रभावित होकर वो वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं। बाद में उनसे भी और उसके बाद ये शाकाहारी हो जाते हैं। आंदोलन का पहला चरण यहाँ पे दिया गया है। भूमि को लेकर धर्म संबंधी तमाम समस्याओं के खिलाफ एक जनसंघर्ष था। मुंडा समाज की आंतरिक बुराइयों और कमजोरियों को दूर करने का एक सामूहिक अभिक्रम भी बताया गया है। ईसाई मिशनरियों और गोरों के साजिशों का खुलेआम ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। परंपरागत धर्म की ओर लौटे और विषायत धर्म ये चाहते हैं। आगे बताया जाता है 1894, जिसके बारे में चैप्टर में भी उल्लेख किया गया है डिटेल वाइज। देश की पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित की जाती है। गांव के सभी बंजर जमीन और जंगल को सुरक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, 1894 का ये घटना है। अभी इससे रिलेटेड चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। ब्रिटिश नियंत्रण को जंगली क्षेत्र में मजबूत किया जाता है। वन संबंधी बकाये माफी के लिए और जंगल में आदिवासियों के अधिकार के लिए ये सबसे पहले लोकतांत्रिक तरीके अपनाने थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे तो एप्लीकेशन दे रहे थे कि भैया हमारा ये मांग है, ये आप पूरा कीजिए। अब देखिएगा शुरुआती चरण में ये लोकतांत्रिक तरीके अपनाते हैं या अहिंसक तरीका अपनाते हैं, लेकिन दूसरा जब चरण होगा तब ये हिंसक हो जाते हैं। आगे दिया गया है 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा के करीब 1000 लोगों के साथ चक्रधरपुर में प्रदर्शन किया। बिरसा और उनके अनुयायियों को गिरफ्तारी का जाल फैलाया गया। बिरसा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। आनंद पांड ने इन सब को छोड़कर कृष्ण भक्ति में रंग जाने को कहा और इस तरह से उनका गुरु के साथ एक विवाद हो जाता है और वो अपने गुरु को छोड़ भी देते हैं। फिर यहाँ 24 अगस्त 1895 के बारे में दिया जाता है कि एसपी जो थे वो मेयर्स बंदगांव के जमींदार बाबू जगमोहन दोनों के साथ साठगांठ करके या और भी कई विद्रोही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिल गए और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रांची जेल में लाया जाता है और राजद्रोह का आरोप लगाकर 19 नवंबर 1895 को हजारीबाग जेल में इन्हें भेज दिया जाता है। 1897 में महारानी विक्टोरिया का जो हीरक जयंती था उन्हें उसमें उसको छोड़ दिया जाता है। 30 नवंबर को वो बिरसा जेल से छूटते हैं और ये दूसरा आंदोलन में जब प्रवेश करते हैं तो इनका आंदोलन जो था हथियारबंद संघर्ष था और इस तरह से दूसरा जो आंदोलन था वो उग्र आंदोलन था, जिसके सेनापति गया मुंडा थे। प्रमुख मंत्री जो थे बिरसा मुंडा थे। सोमा मुंडा धार्मिक संगठन के प्रमुख थे। डोका मुंडा राजनीतिक आंदोलन के प्रमुख थे। और प्रथम चरण जो है क्रिसमस 1899 से 5 जनवरी 1990 तक चलता है, जिसमें 8 हत्याएं, 32 हमले और 89 आगजनी यानी आग लगा दिए जाए, जिसको एक लाइन में एनसीईआरटी में भी समझाया गया है। केवल ईसाइयों को ये आतंकित करना चाहते थे। 5 जनवरी 1900 के बाद सार्वजनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ, यानी सभी लोग विद्रोह करना शुरू कर गए। 6 जनवरी 1990 को गया मुंडा ने 2 सिपाहियों को काट डाला। भीड़ ने खूंटी पुलिस थाने को जला दिया। तो कहीं थाने जलाए जा रहे थे, कहीं अंग्रेजों को मार दिया जा रहा था। सेना में फोरबेस और स्ट्रेटफील्ड डोरंडा से 150 सैनिक के साथ खूंटी पहुंचते हैं और 9 जनवरी 1990 को डोंबारी पहाड़ी पर जमी बिरसाइत के जत्थे पर सेना गोली चलाती है और इस तरह से लगभग 200 मुंडा बल्कि इससे ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। यहाँ का जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी मतलब ये जो हत्याकांड था उसको जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी तुलना किया जाता है। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के रोगुड़ जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। 482 मुख्य अनुयायियों के साथ मुकदमा इनके ऊपर चलता है और 9 जून 1900 को बिरसा को हैजा होता है और रांची जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी का परिणाम होता है कि आपको सीएनटी एक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ये भी एक लाइन में या इनडायरेक्टली जो है एनसीईआरटी में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि इन्हीं का आंदोलन था, जिसके कारण यहाँ पे हम लोगों को कई भूमि संबंधी कानून जो है वो देखने को मिलते हैं, जिससे अंग्रेज ये चाह रहे थे कि कोई बाहरी जो है इलीगल तरीके से इनके जमीन को ना छीने और इस तरह का विद्रोह जो है नहीं हम लोगों को देखना पड़े। अब चलिए एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा, एनसीईआरटी में जो कुछ दिया गया उसको एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पे अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले ही आप लोगों को इसलिए बता दिया गया क्योंकि सीक्वेंस में चीजों को एक बार देख लेते हैं तो सारा चीज जो है समझ में आता है। तो यहाँ पे थोड़ा रैंडमली था, आप लोगों को बताना बार बार पड़ता, इसीलिए हम एक ही बार बढ़ा दिए। तो यहाँ 95 के बारे में सीधे दिया जाता है। 95 का घटना कि 95 में 1895 बिरसा नाम के एक व्यक्ति को झारखंड के छोटानागपुर जंगलों और गांव में देखा गया। मतलब उनका आंदोलन उग्र हो गया था और वो गिरफ्तार हुए थे। तो उस समय से एनसीईआरटी जो है अपना शुरुआत करता है पृष्ठभूमि की बताने का प्रयास। मान्यता था, उसे लोग चमत्कारी मानते थे। उनका विश्वास था कि बिरसा के पास बीमारी को दूर करने और अनाज ढेरी की कई गुना बढ़ाने की शक्ति थी और इसीलिए तो अभी इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। तो कई चमत्कारिक शक्ति इनके पास
विश्वास थी, ऐसे आम लोग जो है समझते थे। तो ये शुरुआत किया गया है एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ में बिरसा मुंडा के बारे में। लेकिन हम लोगों को फैक्चुअल डाटा को भी थोड़ा बहुत याद करना था, इसीलिए माइंड मैप से आप लोगों को 7-8 मिनट में चीजों को रिवाइज करवा दिए। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन के बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते थे। इनका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इनका आंदोलन का उद्देश्य बताया जाता है, बिरसा स्वयं को भगवान का दूत घोषित करते थे कि हम जो है भगवान का दूत है, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों की रक्षा करना और दीकुओं जो बाहरी लोग थे उनके गुलामी से आजादी करना। तो लोगों को विश्वास था कि एक बिरसा मुंडा ही है जो अंग्रेजों से हम लोगों को क्या कर सकते हैं? मुक्ति दिला सकते हैं। बिरसा के जो समर्थक थे उनके बारे में बताया जाता है, उनके समर्थक केवल मुंडा नहीं थे। जैसे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बिरसा मुंडा, मुंडा एक टाइटल है, एक आदिवासी समूह है, तो ऐसा नहीं है कि केवल वही आदिवासी समूह बिरसा का सपोर्ट कर रहे थे। उनके अलावे जो दूसरे आदिवासी थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, संथाल थे, उरांव थे। ऐसे भी खूंटी और रांची का एरिया आप देखिएगा तो उरांव का बसावट जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। रांची में उरांव ज्यादा देखने को मिलेंगे और जो खूंटी है उसमें मुंडा ज्यादा देखने को मिलेंगे, और छिटपुट रूप में और भी दूसरे जनजाति है जिसमें एक आध एग्जांपल आपको संथाल का देखने को मिलता है। कारण क्या होता है? आदिवासी अपनी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होने, आजीविका खतरे में पड़ने और धर्म छिन्न भिन्न होने से क्या थे? परेशान थे। तो आंदोलन हो रहा था, अंग्रेज के खिलाफ अगर कोई जा रहे हैं तो कुछ तो कारण रहा होगा, तब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसमें भी हम देखते हैं जो दूसरा चरण होता है वो उग्र होता है, हथियारबंद आंदोलन होता है। तो उसके पीछे क्या कारण था? सबसे पहला कारण था इनका जो परिचित जीवन पद्धति था, जीने का जो तरीका था, उस पर ही हमला किया जा रहा था, उनके तरीके को बदला जा रहा था, वो चीज इनका सबसे पहला कारण था। दूसरा, आजीविका खतरे में पड़ने, जो कमाई का साधन था वही खतरे में पड़ जा रहा था, और इन लोगों को आप पढ़िएगा तो पता चलता है पलायन करना पड़ रहा था। मतलब जो जमीन इनके दादा परदादा बनाए थे उस जमीन को छोड़ के जाना पड़ रहा था, क्योंकि खाने के लिए इनके पास अनाज नहीं था, काम नहीं मिल रहा था, और इसीलिए इनको जंगल छोड़ के जाना भी पड़ रहा था। धर्म छिन्न भिन्न हो रहे थे, जो इनका संस्कृति था, कल्चर था, धर्म था, उनके ऊपर भी अंग्रेज क्या कर रहे थे? हमला कर रहे थे। तो ये सब कई सारे कारण थे जिसके चलते बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन हम लोगों को देखने को मिलता है। और यही जो मतलब हम कह सकते हैं कारण है दूसरे जगह भी आदिवासियों के आंदोलन करने का। मोटा मोटी लगभग यही सब कारण होता था। आगे दिया है जनजातीय समूह का जीवन और आजीविका। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको उनका जीवन बताया जाएगा कि कैसे वो जीते थे, और दूसरा चीज बताया जाएगा कि उनका आजीविका का कैसा साधन था, वो किस तरह से काम करते थे और अपना पेट जो है वो भरते थे, उनका आजीविका कैसा था। और उसके बाद बताया जाएगा कि कैसे अंग्रेज जो है इसको परिवर्तित कर रहे थे। तो उनका चलिए जीवन देख लेते हैं और आजीविका का साधन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताया झूम खेती के बारे में। झूम खेती आप लोगों को पता है कि यहाँ सबसे पहले जंगल को साफ किया जाता है, उसके बाद वहां के जो भी बचे कुचे पेड़ पौधे होते हैं उसे जलाया जाता है, राख होता है उसको छींट दिया जाता है, फिर बीज जो है वहां पे बो दिया जाता है, जो फसल होते हैं उसको काट लिया जाता है। तो ये एक साल का पूरा प्रक्रिया होता है। उसके बाद दूसरे जगह वो वापस जाते हैं और उसके बाद वही फिर से जंगल को काटना, उसे जलाना, राख जो है उसे पूरा छींटना, बीज को छींटना, उसके बाद ना बीज से उत्पादन होगा, दूसरे जगह वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है ये जंगलों के छोटे छोटे भूखंड पर की जाती थी। लोग पेड़ के ऊपरी हिस्से काट देते थे और घास फूस जलाकर राख बनाते थे और जमीन पर उसे छिड़क देते थे। राख में मिलता था पोटास जो उस भूमि को उपजाऊ बनाता था। ये सब दिया गया है एनसीईआरटी में। दूसरा दिया गया है खेती का तरीका। वे खेतों को जोतने के बजाय बीज बिखेर देते थे। मतलब ऐसा नहीं, उस समय साधन भी बहुत ज्यादा नहीं था, इसीलिए वो जोतते नहीं थे। हल बैल हो सकता है थोड़ा बहुत होगा, लेकिन शुरुआती चरण में आप देखिएगा तो हो सकता है बैल तो होंगे पर हल नहीं होंगे। तो उस समय वो लोग क्या करते थे? सीधे सीधे बीज को बो देते थे। इस तरह से आग लगाने के बाद जो भी है ना जमीन बचता था, समतल जमीन बचता होगा उसमें, तो इस तरह से ये बीज जो है धीरे धीरे उगते थे और उससे जो फसल उत्पादन होता था उससे ही इनका आजीविका चलता था। एक शब्द यहाँ पे देखने को मिलता है बेवड़। बेवड़ क्या है? मध्य प्रदेश में जो घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है उसके लिए बेवड़ कहते हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो पढ़ने के दौरान आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट भी लेना है और बीच बीच में फैक्ट भी आपको बताया जाएगा। केवल फैक्ट लीजिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा तो फिर अब फैक्ट को रटिएगा कितना दिन तक। इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो फैक्ट को लेके चलिए। आगे दिया गया है यहाँ पे कि पड़ती भूमि हम किसको कहते हैं? कोई भी उपजाऊ जमीन होता है तो कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें उपजाऊपन जो है वो समाप्त होने जैसा लगता है तो एक आध साल उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद पुनः खेती करते हैं। तो जो एक आध साल छोड़ते हैं ना, उसका उपजाऊपन जो है आ जाए, जो पोषक तत्व समाप्त हो गए वो वापस आ जाए, इसके लिए जो खेत 1-2 साल छोड़ा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पड़ती भूमि। तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ी गई जमीन ताकि मिट्टी की उर्वरता वापस आ सके उसको पड़ती भूमि बोलते हैं। क्षेत्र मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पट्टियों में प्रचलित था।
तो प्रति यहाँ पे दिया गया है कुछ समय के लिए, वही चीज है। साल एक पेड़ है, सखुआ पेड़ झारखंड में उसको बोलते हैं। और महुआ, महुआ भी अगर झारखंड से होंगे तो आप लोगों को पता है, इसको हम लोग जो है उसका फूल को खाते भी हैं और इससे शराब भी बनाया जाता है, ठीक ना। एक फूल जिसे खाया जाता है, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये महुआ है, हो सकता है इससे किसी तरह के सवाल बनेंगे, इसलिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं। शिकारी और संग्रहकर्ता, तो सबसे पहले तो झूम खेती बताया गया कि इनका जीवन और आजीविका का सबसे पहला तरीका था झूम खेती, कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी थे जो झूम खेती करते थे। दूसरे कुछ आदिवासी थे जो शिकार भी करते थे, मतलब झूम खेती के साथ साथ वो शिकार भी करते होंगे। तो उनके बारे में क्या दिया गया है, चलिए एक एक करके यहाँ पे जानते हैं। शिकारी और संग्राहक बोलता है कार्य, ये समूह पशुओं का शिकार करते थे। ये समूह पशुओं का शिकार करते थे, मतलब ये आदिवासी के समूह जो है पशुओं का शिकार करते थे, जो शिकारी और संग्रहकर्ता के अंतर्गत बताया जा रहा है। वन उत्पादों को इकट्ठा करते थे। अभी देखिए वन कानून आएगा 1894 में, और ये उसी चीज को बताने के लिए बता रहे हैं कि इनका आजीविका का एक साधन ये भी था कि ये शिकार करने, अब शिकार करने तो शहर में जाएंगे नहीं, मैदानी इलाके में नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, जंगल में जाएंगे, वहां के जो वन उत्पाद है उसको वो लेंगे और अपना आजीविका चलाएंगे। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा 1894 में वन अधिनियम लाया जाएगा और बोला जाएगा कि यहाँ जाने से, यहाँ आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ये अब प्रोटेक्टेड एरिया हो गया है, अब यहाँ पे जो अधिकार होगा वो केवल अंग्रेजों का होगा। तो इसी तरह से इनके जीवन को प्रभावित किया जा रहा था और इसीलिए ये लोग जो है उग्र हो जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, आंदोलन करते हुए आपको दिखेंगे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उसको भी देखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण जो है, खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का प्रयोग किया जाता था। तो साल और महुआ के बीज से तेल निकाला जाता था और उस तेल का प्रयोग जो है खाने में किया जाता था। ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये जंगल है, पहले जंगल में यहाँ के आदिवासियों का अधिकार था। 1894 आते आते अंग्रेज बोले कि इस जंगल पे अधिकार हमारा है, यहाँ जाने से रोक दिया जाता है, यहाँ शिकार करने से रोक दिया जाता है। जो झूम खेती कर रहे थे उस झूम खेती को करने से रोक दिया जाता है और इसीलिए यहाँ के जो आदिवासी थे वो उग्र हो जाते थे। यहाँ से जो उत्पाद मिलता था, जड़ी बूटी खाने का, हर एक चीज पे बैन लगा दिया गया और यही कारण था उग्रता का। औषधि, जंगल का जड़ी बूटी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल। अब कोई बीमार हो रहा है, जड़ी बूटी हमको मिलेगा जंगल में, और जंगल जाना जो है अब अलाउ ही नहीं है। तो आप समझिए कि यहाँ के लोग विद्रोह नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो आगे और भी कुछ को दिया गया है। सबसे पहले व्यापार के बारे में देख लेते हैं। बोलता है वे अपना सामान स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को बेचते थे। तो जो भी स्थानीय बुनकर थे या चमड़ा के कारीगर थे उनको अपना वो सामान बेचते थे। अब सामान बेचेंगे तो कुछ उनको पैसा मिलेगा, तो इससे उनका आजीविका चल रहा था। जैसे एग्जाम्पल दिया है कुसुम और पलाश के फूल। तो आप अगर झारखंड से हैं तो उम्मीद करते हैं ये कुसुम और पलाश का फूल जो है वो जरूर देखे होंगे, ठीक ना। पलाश का फूल जो है आप वहां पे देख भी पा रहे हैं। इसका यूज क्या होता था, तो रंगने के लिए ये लोग जो है क्या करते थे, इसका यूज करते थे। फिर है बीकुओं पर निर्भरता। कभी कभी जो है इन लोगों को, जो बाहरी लोग थे उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो यहाँ पे दिया गया है व्यापारियों और महाजनों पर निर्भरता के कारण उन्हें कर्ज और गरीबी के चक्र में धकेल दिया जाता है। और कैसे कर्ज और गरीबी में धकेला जाता है इसका एग्जाम्पल आप पिछला चैप्टर में देख चुके होंगे, जहां पे हम लोग नील किसान के बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। अगर उसको सुने होंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इन लोगों को कर्ज में डुबाया जाता था। सबसे पहले जिस चीज का उत्पादन करना हो उसके लिए कर्ज देना, फिर वही कर्ज के जाल में वो क्या होते जाते थे, फंसते। थोड़ा बहुत तरीका अलग होगा लेकिन मुख्य उद्देश्य उनका वही था कि भैया हमको मुनाफा कमाना है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक जनजातीय समूह का उल्लेख किया गया है, हो सकता है इससे सवाल बने, इसलिए इसको हम यहाँ पे रखें। बताया गया उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। तो सवाल पूछा जा सकता है डोंगरिया कंद कबीले जो है हम लोगों को कहाँ देखने को मिलते हैं, तो उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। ये चीज से सवाल बन सकता है। दूसरा है डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है, इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है पंडानू का जो पत्ता होता था उसका यूज जो है उड़ीसा के जो आदिवासी हैं वो किस रूप में करते थे, तो उसको पत्तल बना। जैसे अगर आप झारखंड से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सखुआ का जो पत्ता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, दोना बनाते हैं, पत्तल बनाते हैं। तो इस तरह से एक पंडानू जो है उसका नाम आता है। तो ये चीज को भी आप क्या कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। दूसरा चीज और भी यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्से के बारे में बताया जा रहा था कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समुदाय थे जिनका अपना अपना एक क्या था, जीवन जीने का शैली था। ये लोग मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों को रेवड़ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। पशुपालक के बारे में ये बता रहे हैं। अब वन गुर्जर जो है पंजाब के पहाड़ों में रहते थे, गाय भैंस का पालन करते थे। तो सबसे पहले बताया गया आपको झूम कृषि के बारे में, फिर बताया गया शिकारी संग्रहकर्ता के बारे में कि शिकार करते थे और संग्रह करते थे जड़ी बूटी या जो भी दूसरे उत्पाद होते थे उनको। और तीसरा यहाँ कैटेगरी बताया जा रहा है पशुपालन का, कि ये लोग जो है एक आध जगह रहते थे और पशुपालन का काम करते थे।
तो यहाँ पे बताया गया है वन गुर्जर, ये कहाँ आपको मिलेंगे, पंजाब के पहाड़ों मिलेंगे, जो कि गाय और भैंस का पालन करते थे। फिर है लबाड़िया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बन सकता है। आंध्र प्रदेश में ये लोग रहते थे और गाय भैंस का ये लोग भी क्या करते थे, पालन। गद्दी जो है वो कुल्लू मनाली में आपको देखने को मिलेगा, जो गडेरिये थे यानी भेड़ का पालन करते थे। बकरवाल जो है वो कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, ये बकरियों को क्या करते थे, पालन करते थे। तो भारत के कौन कौन हिस्से में जो आदिवासी थे वो क्या क्या काम करते थे, वो चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। इससे सवाल बनेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। स्रोत से महत्वपूर्ण जानकारी, शिकार और बुआई का चक्र। तो यहाँ पे बताया गया है एक स्रोत के बारे में, जैसे कि हमको कोई भी चीज, हम आपको शुरू क्लास में ही बताए थे कि कोई भी चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे किताब में लिखा गया है तो उसका एक सोर्स होगा। तो वो सोर्स से यहाँ पे हम लोग या एनसीईआरटी में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि शिकार और बुआई का कैसा चक्र यहाँ चल रहा था, उसको आप देखिए। तो यहाँ पे बताया गया है विभिन्न समाजों का काम और समय की समझ जो है वो अलग अलग होती थी। ऐसा भी हम लोग जानते हैं अलग अलग समाज में समय जो है अलग अलग तरीके से चलता है, उनका कैलेंडर हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो, उनकी जीवन शैली थोड़ा सा क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, क्योंकि सबका क्लाइमेट जो है अलग है। अब दक्षिण भारत का और पूर्वोत्तर भारत का अगर आप जीवन देखिएगा तो अंतर तो आपको दिखेगा। पूर्वोत्तर का और आप पश्चिम का, गुजरात का कोई आदिवासी का अगर जीवन शैली देखिएगा तो उसमें आपको अंतर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि मौसम के साथ साथ उनका जीवन शैली भी क्या होता है, बदल जाता है। तो घुमंती आदिवासियों और शिकारियों का जीवन एक विशेष क्रम और स्त्री पुरुष के बीच काम के बंटवारे पर आधारित था। एक विशेष क्रम पे, सीक्वेंस पे चलता था, और दूसरा इनका काम जो था स्त्रियों और पुरुषों में विभाजित था। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन, जो कि है ना, ये वो तो एआई इमेज है, चलिए ठीक है, वेरियर एल्विन जो थे उनसे हमको ये जानकारी मिल रहा है 1930 और 40 के दशक में वो मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच समय बिताते हैं। तो ये लोग उनके बीच रहे और रहने के बाद देखिए कि इनका जीवन शैली कैसा है, और उसी को ये जो है वो लिखते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम उस समय के बारे में, या उस समय बैगा और खोंड जनजाति कैसे रह रहे थे उनके बारे में क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। यह जानकारी उनकी रचना बैगा, जो कि 1399 में छपा होगा, 39 में छपा होगा, 1939 में, और एक अप्रकाशित उनका नोट्स था, नोट्स ऑन द खोंड्स पर आधारित है। मतलब ये जो किताब है उससे ही एक प्रकाशित होगा, एक अप्रकाशित होगा, उससे हम लोगों को जानकारी मिल रहा है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि नोट्स जो बैगा जो किताब लिखा गया वो किस अंग्रेज या ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक द्वारा लिखा गया, वेरियर एल्विन। नोट्स ऑन द खोंड्स जो है प्रकाशित है कि अप्रकाशित है, किसके द्वारा लिखा गया, इससे किसके बारे में जानकारी मिलता है, ये सब हम लोगों को पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि इन लोगों का जीने का एक क्या होता है, क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, कि कोई भी काम करने या जीवन जीने का एक तरीका होता है। सीक्वेंस में ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, और स्त्री पुरुष का काम जो है बांटा हुआ है। तो वो सीक्वेंस यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है कि किस महीना में इन लोगों का सामान्यतः किस तरह का काम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोगों को पता होगा चैत से शुरू होता है महीना। तो स्त्रियां वन उपज जैसे कि सागो, इमली, मशरूम और बीज इकट्ठा करती थी, और पुरुष बड़े पेड़ काटते और शिकार करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं महीना का जो साल का जो शुरुआत है वो इस तरह से होता था। उसके बाद बैसाख में अगर हम जाएं तो बताया जाता है जंगलों को जलाया जाता था। स्त्रियां ईंधन के लिए लकड़ियां जो है बिनती थी, यानी चुन के लाती थी, जबकि पुरुष जो है वो शिकार पे क्या करते थे, जाते थे। तो महिलाएं जो हैं लकड़ी लेके आ रही हैं, पुरुष जो हैं वो शिकार करने के लिए जा रहे हैं, और ये किस महीना के बारे में बताया जा रहा है, बैसाख। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया। उसके बाद जेठ, बुआई का काम होता था और शिकार जारी रहता था। मतलब शिकार जो है वो जारी रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे खेती के लिए, मतलब जंगल उंगल साफ कर लिया, जला लिया, तो अब बुआई ये लोग करते थे। फिर आषाढ़ से भादो, आषाढ़ सावन भादो जो है उसमें क्या होता है, पुरुष खेतों में काम करते थे, क्योंकि बरसात था, सिंचाई के लिए उस समय कोई बहुत बड़ा साधन होगा नहीं, इसीलिए बरसात में ही ज्यादातर काम करते होंगे। तो इस तरह से ये दिया गया है। फिर है क्वार, जिसको आश्विन महीना के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे फलियां आती थी, अब लगा दिया तो धीरे धीरे फल होना, यहाँ पे दिखना हम लोगों को क्या होता था, शुरू होता था। फिर है कार्तिक में कुटकी की फसल पकती थी, अघन में फसल क्या हो जाते थे, तैयार होते थे। नागपुरी में कहावत भी है, आलक अघन फुल्लक गा, मतलब यहाँ पे अन्न जो है वो आपको देखने को मिलता है। पूष में क्या होता है, जो फसल है उसकी कटाई होती है, इसी समय नाच गाना और शादियां होती हैं। अगर आप झारखंड से होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मकर संक्रांति 14 जनवरी को यहाँ पे आता है। हर 14 जनवरी के बाद जो है शादी विवाह का कार्यक्रम जो है पुनः क्या होता है, प्रारंभ होता है, जो कि बीच में रुक जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। फिर माघ में है पुरुष बेवड़ झूम खेती का स्थान की ओर बढ़ते हैं। बेवड़ अभी आपको बताया गया, मध्य प्रदेश में जो झूम खेती करते हैं उसी को यहाँ पे बेवड़ कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे वापस वो लोग जो है साल के शुरुआत के लिए, मतलब नए जगह वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। अब यहाँ पे जीवन चक्र देते हैं। पहला साल खेती और जीवन का मुख्य आधार जो था शिकार और संग्रह था। दूसरा साल शिकार के लिए अधिक समय मिलता था, क्योंकि कम फसल की बुआई कटाई होती थी, इसलिए भोजन पर्याप्त रहता। मतलब फसल उत्पादन हो गया है तो
पर्याप्त भोजन रहता था तो थोड़ा कम हो जाता था शिकार वगैरह। उसके बाद तीसरा साल भोजन की कमी होने लगती थी, वन उत्पाद पर निर्भरता बढ़ जाती थी और इस तरह से हो सकता है दोबारा वो लोग जो है वनों पे जाते होंगे और झूम कृषि प्रारंभ करते होंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेत में जाने का वक्त, कि शिकार का कौन सा वक्त होता था, बुआई का कौन सा वक्त होता था और नए खेत में जाने का वक्त क्या होता था। तो वही चीज अभी जो बताया आप लोगों को वो यही था। इसी ये जो स्क्रीनशॉट में दिया हुआ था इस पेज में बैगा जो था 1939 में और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खूंस वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर यहाँ पे शायद वहां पे होगा तो उसके बारे में दिया गया, उसी पे आधारित ये हम लोगों को जानकारी दिया गया है। अब मुख्य विशेषता देखते हैं। शिकार के लिए बांस के फंदों का उपयोग किया जाता है, कैसे शिकार करते थे वो चीज यहाँ पे बताया गया। एआई इमेज हो सकता है इसी तरह से होगा या थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। शिकार की शुरुआत पूर्णिमा को होता था, ऐसे भी पूर्णिमा का होगा, लाइट होगा तो शिकार करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बैगाओं को मध्य भारत का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है, तो इस तरह से सबसे अच्छा शिकारी बैगाओं को माना जाता है। ये चीज भी एनसीईआरटी में बताया गया है। अस्थायी कृषि, अब अभी झूम कृषि देखे, फिर शिकारी संग्रहकर्ता देखे, उसके बाद पशुपालक देखे। अब अस्थायी कृषि के बारे में क्या बताया गया है या उस समय अस्थायी कृषि का क्या स्थिति था, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। अस्थायी कृषि और ब्रिटिश दृष्टिकोण, झूम कृषि को लेके ब्रिटिश सरकार या गवर्नमेंट या ब्रिटिश अधिकारी क्या सोच रखते थे और अस्थायी कृषि करने वाले के प्रति क्या सोच रखते थे वो चलिए जानते हैं। परिवर्तन, 19वीं सदी से पहले कई आदिवासी समूह ने घुमंतु खेती छोड़कर एक जगह टिक कर खेती करना शुरू कर दिया। तो पहले जो थे घूम घूम के खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पे बताया जाता है 19वीं सदी के पहले कई आदिवासी घुमंतु खेती छोड़कर धीरे धीरे क्या करते हैं, एक जगह घर बना लिए, गांव बना लिए और वही जगह के आसपास की जमीन पर वो क्या करते थे, लगातार खेती करते थे। तो इस तरह से घुमंतु जो है वो धीरे धीरे अस्थायी कृषि में कृषक के रूप में बदल रहे थे। जमीन का अधिकार, धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलने लगे। छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह कुछ समुदायों में जमीन पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाती थी कि हाँ एक कबीला है तो पूरा ये जमीन है इस जगह का, तो उसमें सबका क्या है अधिकार है, क्योंकि हमारे ही पूर्वज यहाँ पे आए और इस जमीन को क्या किए थे, बनाए थे। तो इस तरह से धीरे धीरे ये लोग जो है घुमंतु कृषि को छोड़कर या झूम कृषि को छोड़ के ये लोग अस्थायी कृषक बन गए और एक गांव बस गया। गांव के आसपास के जमीन का पूरा समुदाय क्या होता था, मालिक होता था। आगे जमीन के ये बारे में देखिएगा, जमीन छीना जा रहा था, उसका भी एक ये भी एक कारण था इन लोगों के विद्रोह का। और यही चीज आप देखे भी थे, CNTSPT एक्ट जो झारखंड में आया वो किसके लिए आया, वो इसी के लिए आया, इन लोगों का जमीन जो है अवैध तरीके से ना छीना जाए इसके लिए। ब्रिटिश सोच क्या था, अब ब्रिटिश के अधिकारी थे वो क्या सोचते थे, झूम कृषि को बेहतर मानते थे या जो अस्थायी कृषि था उसको बेहतर मानते थे। तो बताया जाता है इनका सोच घुमंतु खेती करने वालों की तुलना में एक जगह रहने वाले आदिवासी जैसे कि गोंड और संथाल जो था उनको ज्यादा सभ्य मानते थे। बोलते थे ये लोग जो हैं वो सभ्य हैं, जो एक जगह रह के खेती करते हैं और जो इधर उधर जाके खेती करते हैं, झूम कृषि करते हैं, शिकारी संग्रहकर्ता की तरह अपना जीवन बिताते हैं, वो लोग असभ्य लोग हैं, ऐसा इनका सोच था। समाधान, अंग्रेजों ने घुमंतु काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने का प्रयास किया ताकि उनकी आय का स्रोत नियमित हो सके। अब मान के चलिए हम घुमंतु हैं, आज यहाँ है, कल वहां है, कल वहां रहेंगे, तो अंग्रेज हमको कहाँ ढूंढेगी और कैसे हमसे टैक्स लेगी। हमको पता चलेगा आज यहाँ पे देखे टैक्स जब लेने का समय आया तो हम यहाँ से गायब हो गए, तो टैक्स उनको मिलता नहीं। इसलिए वो चाह रहे थे कि अस्थायी कृषक उन लोगों को मिले ताकि उनको पता हो कि यहाँ पे कुछ कृषक हैं जिसके पास हम 1 महीना के बाद भी जाएंगे तो वो वही मिलेगा और उससे हम क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। तो इससे अंग्रेजों को फायदा था, इसीलिए वो लोग जो है अस्थायी कृषक बनाना भी चाह रहे थे और उसको वो लोग क्या कर रहे थे, प्रमोट भी कर रहे थे। उन्होंने जमीन माप कर लगान तय कर दिया और किसानों को भूस्वामी और पेटेदार घोषित कर दिया कि तुम ही इस जमीन का मालिक हो, तुम यहाँ पे खेती करो और खेती करने के बाद जो भी उपजाऊ यहाँ पे उत्पादन होगा उसका कुछ हिस्सा जो है टैक्स के रूप में हमको दे देना। तो इन लोगों को पट्टा दे दिया, भूस्वामी इन लोगों को बना दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया। औपनिवेशिक शासन का आदिवासियों पर प्रभाव, ये सब तो बता दिया कि उनका जीवन शैली कैसा था क्या नहीं था। अब यहाँ पे जब औपनिवेशिक शासन आएगा तो कैसे परिवर्तन होगा वो चीज देखिए। अभी तो ब्रिटिश सोच को केवल बताया गया ना, वो क्या क्या कर रहे थे अपने अनुसार यहाँ शासन चलाने के लिए, वो चीज अब आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो बताया जाता है आदिवासी मुखियाओं की स्थिति में बदलाव किया जाता है। तो आदिवासी का जो मुखिया होते थे उनके स्थिति में यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। उनका मुखिया का काम क्या होता था, वो एक तरह से गांव के मालिक होते थे। आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, उनके पास पावर रहता था। इन पावर को अंग्रेजों के द्वारा छीना गया और उसको एक कठपुतली बनाया गया। हम लोग इसको पिछले चैप्टर में देख भी रहे थे। वो एक पपेट शासक चाहते थे, जो अंग्रेज बोलेगा वही वो करे, ऐसे ही वो शासक चाहते थे। तो जब बड़े बड़े शासक को वो पपेट बनाना चाहते थे, कठपुतली बनाना चाहते थे, तो मुखिया का क्या होगा, तो ये तो एक गांव का केवल क्या होता था, मालिक होता था। तो ये लोग ऐसा चाहते थे कि मुखिया ऐसा मिले जो हम कहें, जैसा हम करें वैसा ही मुखिया मिले और उसको कोई अधिकार ना दिया जाए
केवल काम करने के लिए एक अधिकारी के तौर पे हम उसको क्या करें, उस गांव में रखें। तो अंग्रेजों के आने से पहले मुखियाओं के पास आर्थिक शक्ति होती थी, वे अपने इलाके का मैनेजमेंट करते थे, यानी कि एक तरह से राजनीतिक जो है पावर भी उनको मिला हुआ था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मुखियाओं की प्रशासनिक शक्तियां छीन गई और उन्हें ब्रिटिश नियमों की को मानने के लिए मजबूर किया गया। तो उन लोगों का जो प्रशासनिक अधिकार था ना, राजनीतिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार था, वो छीन लिया गया और बोला गया कि ब्रिटिश कानून जो बनेगा उसी को तुमको मानना है, तुम लोगों का अपना परंपरागत कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। तो यही तो उन लोगों के ऊपर एक तरह से कहिए हमला था। जीवन जीने का तरीका बदला जा रहा है, उन लोगों का जो एक परंपरागत शासन था उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, और यही जो है आगे विद्रोह के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, अपने समूह को ब्रिटिश अनुशासन में रखना पड़ता था। यदि ये जो है मुखिया है तो इसको अपने समूह में जो भी इनके लोग आते थे उनको अनुशासन में, क्या ना मतलब है, अंग्रेज जैसा चाह रहा है वैसा इनको क्या करना पड़ता था, रखना पड़ता था, और समय समय पे कुछ पैसा वसूल उनको क्या करना होता था, देना होता था। जैसे इस गांव से अगर 100 रुपया आ रहा है तो 100 रुपया में हो सकता है 90 रुपया उनको देना होता था, 10 रुपया चलो तुम ला के दिया, इसलिए ये लोग क्या करते थे, रख देते थे। तो इस तरह से यहाँ पे इन लोगों का जो पावर था, पहले 100 रुपया आ रहा था तो 100 रुपया को कैसे मैनेज करना, ये सारा अधिकार किसके पास होता था, मुखिया के पास। अब मुखिया के पास ये अधिकार रहा ही नहीं, तो मुखिया लोग भी क्या थे, परेशान थे, यानी कि राजनीतिक पद में जो थे वो लोग भी अंग्रेजों से परेशान थे। जो छोटे मोटे किसान थे वो तो परेशान थे ही थे। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं राजा जमींदार हर एक तबका जो है अंग्रेजों से क्या था, परेशान था। इसीलिए समय समय पे हर एक तबका जो है अंग्रेजों के खिलाफ जब जब विद्रोह हुआ वो लोग सपोर्ट भी किए। वन कानून और उनके प्रभाव, अभी आपको बताया गया 1894 में प्रथम राष्ट्रीय वन कानून जो है लाया जाता है, और उसके खिलाफ बिरसा मुंडा जो है आवेदन भी देते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो वापस कर दीजिए, या जो बकाया रकम है उसको माफ कर दीजिए। ये अहिंसक आंदोलन का पहला चरण था। राज्य की संपत्ति, अंग्रेजों ने सभी जंगलों पर नियंत्रण कर उन्हें राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो अब ये जंगल जो है पहले जो आम इंसानों का संपत्ति था वो आम इंसान का नहीं, राज्य का, यानी राज्य मतलब अब कौन हो गया, अब अंग्रेज का ये संपत्ति हो गया, और दूसरे की संपत्ति में आप बिना उसके अनुमति के आप नहीं जा सकते। और इस तरह से आरक्षित वन का यहाँ पे आता है प्रोटेक्टेड। अब क्या हो गया, जैसे आपका सीट रहता है ना आरक्षित, उसी तरह से ये अब वन आरक्षित, मतलब एसटी का सीट है तो एसटी ही जा सकता है। उसी तरह से अंग्रेज अब इसके अपने लिए आरक्षित करिए राज्य के लिए, तो राज्य के जो अधिकारी है बस वही जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जा नहीं सकते हैं। जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया, जहां से अंग्रेजों को इमारती लकड़ी मिलती थी, तो उनसे उनको फायदा था, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट कर दिए, ताकि यहाँ पे जो है आम इंसान जो है वो कुछ ना ले जा सकते, केवल यहां से अंग्रेजी चीजें ले जा सके। प्रबंधन, इनका मैनेजमेंट, प्रतिबंध, क्या प्रतिबंध करता है, इन जंगलों में आदिवासियों के स्वतंत्र रूप से घूमने, शिकार करने, फल इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी। अभी आपको पूरा समझाया गया। शिकारी संग्रह करता एक वर्ग ही था, वो शिकार करने जाते थे। आप समझिए कि परंपरा से आप शिकार करने जा रहे हैं, एक दिन अचानक पता चलता है कि आज 1894 से वन अधिनियम कानून लागू होता है और आपको वन जाना अब नहीं होगा, वन अब हमारे कब्जे में है, आप नहीं जा सकते हैं। तो आपका जीवन पूरी तरह से अचानक क्या हो गया, तहस-नहस हो गया, बदल गया। उसी तरह से कहा जा रहा है कि आप जड़ी बूटी नहीं ला सकते, वन उत्पाद नहीं ला सकते, घर में बीमार पड़ा व्यक्ति है उसके लिए जड़ी कहां मिल रहा है, जंगल में मिल रहा है, लेकिन आप ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब जंगल किसके अधीन हो चुका था, राज्यों के राज्य कहने का मतलब अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। वन गांव बनाया गया, श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगल के छोटे टुकड़े पर खेती करने की छूट दी, बशर्ते उन्हें वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होती थी। तो बोला गया ठीक है तुम लोग एक जंगल के छोटे टुकड़े में खेती करो, लेकिन वन विभाग का जो भी काम होगा उस काम को तुमको करना होगा। तो ये लोग इसलिए नहीं दिए काम वहां पे रहने के लिए कि इनका जीवन परंपरागत रूप से यही बीता था, इसलिए दिए क्योंकि उनको मजदूर चाहिए था। तो मजदूर बाहर से लाने से अच्छा है वहीं पे बसा दिए, तुम लोग अपना काम करो, जब हमारा काम होगा उस समय तुम लोग हमारा काम करना। तो इस तरह से वन विभाग के यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे उनसे काम करवा रहे थे, लकड़ी ढुआ रहे थे, और यही लकड़ी जो है वो आपको रेल में क्या किया जाता था, स्लीपर के तरह यूज किया जाता था। तो लकड़ी जो है बेवड़ के बारे में तो आपको बता दिया गया। लकड़ी जो है उसका इस्तेमाल उस समय रेलवे ट्रैक जब बिछाया जाता था तो वहां पे किया जाता था, और भी कई सारे जगहों में इनका यूज होता था। तो स्लीपर में इनका यूज होता था, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दिया गया आदिवासियों का विद्रोह। जब इतना सारा कुछ होगा तो आदिवासी विद्रोह तो करेंगे। आप देख रहे हैं ना उनका पूरा जीवन शैली ही बदल दिया जा रहा है। तो 1906 में यहाँ पे संगम के नेतृत्व में असम में विद्रोह होता है। तो याद रखिएगा असम में जो विद्रोह हो रहा है वो संगमा के नेतृत्व में हो रहा है 1906 में। ये सब आपको एनसीईआरटी में ही पढ़ने को मिलेगा। 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से अंग्रेजों ने इस देश में जीना कितना कठिन कर दिया गया है वो थोड़ा सा एक गीत से यहाँ पे आपको बताया गया है। वेरियर एल्विन 1930 के दशक में मध्य भारत बैगा आदिवासियों के गीतों का संग्रह किया, अभी इसके बारे में बताया भी गया था। गीत का सार क्या है, इन
गीतों में आदिवासियों ने अपनी बदहाली का वर्णन किया कि कैसे हम लोगों का जीना हराम हो चुका है, जहां जमींदार, पटवारी और सरकारी अधिकारी उनके जीवन के कष्टकारी बना रहे हैं और उन्हें लगान चुकाने के लिए अपनी पशु संपत्ति जैसे कि गाय बैल तक बेचनी पड़ रही है। तो ये जो है नील वाला से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख स्क्रीनशॉट डाल भी दिए हैं, चलिए इसको पढ़ भी देते हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु पर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल घर के लिए। पशु कर के लिए, है ना, पशु कर अदा करने के लिए क्या बेच रहे हैं? गाय बेच रहे हैं। तो भैंस बेचते हैं जंगल कर, यानी कि जंगल में जो टैक्स है, जाने के लिए टैक्स ले रहे होंगे, तो उसके लिए भैंस बेच रहे हैं। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहां से? अंग्रेजों के इस देश में। तो इस तरह से यहाँ पे उनका जो दुख दर्द है इस गीत से क्या हो रहा है पता चल रहा है। आदिवासी जो है उनके संबंध में अब देखते हैं व्यापार और उनका कैसे शोषण हो रहा था उनके बारे में भी। व्यापार और महाजन, व्यापारी और महाजन। 19वीं सदी में व्यापारियों और महाजनों ने वन उपज खरीदने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए जंगल के इलाकों में क्या क्या प्रवेश किया। तो इन लोगों का तो था ही, जहां पैसा मिलेगा वहां हम क्या करेंगे, जाएंगे ही जाएंगे। रेशम उत्पादन 18वीं सदी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय रेशम की भारी मांग थी। आप लोगों को नील के बारे में बताया जा रहा था। जब वैश्विक रूप से नील का डिमांड वहां पे बढ़ा तो क्या हुआ, यहां से लोग नील ले गए। और दूसरा चीज ये भी देखे थे कि अगर वहां कहीं से नील आना, अमेरिका से जो नील आ रहा था उसका उत्पादन वहां से ठप हो गया, तो आना बंद हो गया। तब वो लोग कहाँ एक नया मार्केट बना दिए, नया जो है जहां से उत्पादन होता वो भारत। और इस तरह से जबरदस्ती यहाँ पे नील का खेती करवाया जाता। तो जिस भी चीज का डिमांड होता था उस चीज को वो लोग यहाँ से ले जाते थे, सस्ते में और महंगे में क्या करते थे, बेचते थे। तो अभी रेशम का एग्जांपल दिया गया। हजारीबाग जो कि झारखंड में पड़ता है, संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। व्यापारी अपने एजेंटों के माध्यम से आदिवासियों को कर्ज देते थे और रेशम के कृमि कोष इकट्ठा करते थे। जस्ट लाइक जो आपको नील के बारे में बताया, नील की खेती के संबंध में बताया गया था। आदिवासियों को 1000 कृमि कोष के लिए 3-4 रुपए मिलते थे, जिन्हें बाद में बाजारों में 5 गुना कीमत पे बेचा जाता था। मतलब जो मेहनत करे उसे 1 गुना मिले और जो केवल खरीद के ले जाके दूसरे जगह दे रहा है उसको 4-5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा था। बिचौलिए द्वारा कमाए गए भारी मुनाफा के कारण आदिवासी व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। आदिवासी सबसे बड़ा दुश्मन इन्हीं व्यापारी को मान रहे थे, क्योंकि यही जो थे बिचौलिए की तरह काम कर रहे थे, इनसे सस्ता में चीजें ले रही थी। बहुत ज्यादा ये लोग मेहनत करवा रहे थे, लेकिन मेहनताना उतना ज्यादा नहीं मिल रहा था। तो ये है ना एक तरह से उनके बड़े दुश्मन बन गए थे। तो यही तो है, धीरे धीरे गुस्सा सबके अंग्रेज से गुस्सा हो रहे थे। ये जो बिचौलिए व्यापारी थे उससे इनको क्या हो रहा था, परेशानी हो रहा था। जब विद्रोह होगा सब के सब क्या होंगे, है ना, इनके पल्ले में पड़ेंगे और सबको सिर जो है वो अलग होगा धड़ से। काम की तलाश और स्थिति, खदानों में काम। अब देखिए खेती बाड़ी ये सबको तो ये लोग पूरी तरह से नष्ट कर ही दे रहे थे। तो काम करने के लिए, पेट भरने के लिए कहीं तो काम करना होगा ना। तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार ये लोग दूसरे दूसरे काम में क्या हो रहे थे, शिफ्ट भी हो रहे थे। तो खदान में काम 19वीं सदी के अंत में चाय बागान और खनन उद्योग के विस्तार के साथ आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। तो कहीं चाय बागान है वहां पे ये चले गए, कहीं खनन उद्योग हो रहा है, कहीं पे माइनिंग हो रहा है, तो वहां पे भी ये लोग काम करने के लिए चले जाते हैं। ठेकेदारों की भूमिका, आदिवासियों को ठेकेदार द्वारा भर्ती किया जाता था जो उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, घर वापस लौटने नहीं देते थे। अभी भी आप देखिए इस तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे कि तुमको पैसा देंगे, चलो यहाँ ले जाते हैं काम करने के लिए, वहां दूसरे शहर में ले जाते हैं, दूसरे देश में ले जाते हैं और उनको वहां पे क्या करते हैं, शोषण, वहां पे उनका क्या होता है, शोषण होता है। तो कोयला खदाने के बारे में बताया कि 1920 के दशक में बिहार जो कि झारखंड के क्षेत्र में अभी आता है, आप लोगों को पता है, झरिया रानीगंज कोयला खदानों में लगभग 50% श्रमिक आदिवासी थी। ये खदानें खतरनाक थी और हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर यहाँ पे मारे जाते थे। मतलब जितने काम करते थे उसमें 50% से ज्यादा लोग लगभग यहाँ पे आदिवासी ही थे और साल भर में 2000 से ज्यादा मृत्यु हो जाता था। मतलब इनके जान के कोई कीमत था नहीं, लेकिन जान की बाजी लगा के ये लोग काम कर रहे थे क्योंकि उनको खाने के लिए अन्न चाहिए था। किसी भी तरह से जिंदा रहने के लिए कहीं तो काम करना पड़ता। तो ये सब कारण था कि लोग जो है वो बगावत कर रहे थे। 1831-32 का यहाँ पे कोल विद्रोह का बगावत दिया गया है। बहुत एक सिंपल सा लाइन में 1855 में संथालों का क्या होता है, हूल विद्रोह होता है। 1910 में बस्तर में जो है वो विद्रोह होता है। 40 में महाराष्ट्र के वर्ली विद्रोह होता है। तो एक एक लाइन में आपको बताया गया कि देश के अलग अलग हिस्से में आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे हिंसक विद्रोह जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा विद्रोह था बिरसा मुंडा का, जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया, जो कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, तो उनको समझने में आसान है। यहाँ पे जन्म का एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है, साल नहीं दिया गया है,
1870 का दशक लिख दिया गया, लेकिन हम लोगों को पता है 15 नवंबर 1875 जो है 75 हम लोग इन लोगों का इनका जो है जन्म दिन मान के चलते हैं। बचपन में भेड़ भेड़िया चराने और बांसुरी बजाने बीता बिरसा ने बचपन में ही मुंडा विद्रोह की कहानियां सुने। तो इनसे पहले भी कई सारे मुंडाओं के द्वारा विद्रोह किया गया था, तो बचपन से ही कई सारे कहानियां ये सुन के रखे थे। जब इनका समय आता है तो इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। सुधारवादी विचारधारा। बिरसा ने शराब पीना छोड़ने, गांवों को सांप रखने, जादू टोने पर विश्वास न करने का आह्वान किया। उन्होंने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का विरोध किया, क्योंकि मुंडा जीवन को वो लोग क्या कर रहे थे, मुंडा जीवन का जो शैली था, जीने का जो तरीका था, उसको वो लोग नष्ट कर रहे थे। एक चीज मिला है जो कि सामान्यतः आपको किताब में नहीं मिलेगा, अगर आप झारखंड से तो आप लोगों को पता होगा कि उनकी परवरिश अभी उलिहातू हम बोले थे, तो ये जो जंगल दिया गया ना मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई। ये बोहंडा हम लोगों को नहीं पढ़ने को मिला है, हमको तो नहीं मिला था जितना भी हम किताब पढ़े। यदि आपकी किताब में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये शब्द जो है याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पे आपको देखने को मिल जाए। आगे यहाँ पे दिया गया है लहू लुहान मेरे कंधे करके मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट जीते हैं, उनके गीत से उनके कष्ट के बारे में पता चलता है। एक गीत आपको बताया गया, एक दूसरा गीत देख लीजिए, हाय है ना कोहलू के बैल की तरह मैं लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बढ़ाता हूं मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालात, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियां। तो ये है बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट का किताब का एक गाना के.एस. सिंह के द्वारा ये लिखा गया होगा। तो इस तरह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा था, इनका जीवन बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए शोषित था। स्वर्ण युग की कल्पना। बिरसा ने सतयुग के ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा की जब मुंडाओं के लोग कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ लगाते थे, ईमानदारी से क्या करते थे, खेती करते थे। कहने का मतलब कोई किसी के ऊपर शोषण नहीं करता था। और इन्हीं क्रम में बीच में इन लोगों को गिरफ्तार किया लिया जाता है, 2 साल की सजा होती है, 97 में वापस लौटते हैं और विद्रोह जो होता है वो हिंसक होता है। ये चीज ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया जाता है। एक चीज और आपको जानने को यहाँ पे मिलेगा, सफेद झंडा इन लोगों का जो है बिरसा सफेद झंडा जो है बिरसा आंदोलन का क्या था, प्रतीक था। ये भी अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग कर दीकुओं और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों, थाने, चर्च, महाजन पर हमला करने लगे, जो अभी बताया था ना वीडियो के शुरू में, वही चीज है। 1900 में हजे से इनका क्या होता है, 9 जून 1900 को इनका देहांत हो जाता है। इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लाने के लिए मजबूर किया ताकि आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना हो सके। इनडायरेक्टली बोला गया है, लेकिन वो कानून आपको पता है CNT और SPT एक्ट है। आदिवासियों के अन्याय और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने में ये लोग सिद्ध कर दिए कि हम लोग जो है संघर्ष कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट जो है CNT SPT एक्ट के रूप में देखने को हमको मिलता भी है। और भी कई सारे आंदोलन हुआ जिसका रिजल्ट जो है हमको देखने को मिला है। कई सारे आंदोलन अगर आप झारखंड में पढ़िएगा तो उसको आप देखिएगा, उसका परिणाम जो है कहीं ना कहीं जो है अंग्रेज कुछ ना कुछ तो किसी भी विद्रोह के बाद एक परिवर्तन करते हैं जिससे विद्रोह ना हो। अन्य में दिया गया है, जो चैप्टर का NCERT में लास्ट में देता है ना, अन्य में विश्व के अन्य हिस्से में क्या चल रहा था। तो पापुआ न्यू गिनी के आदिवासी के बारे में बताया गया है कि यहाँ के आदिवासी एक गीत बताता है कि वे बाजार के लिए पैदावार क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए नगदी जो है वो बेकार का कूड़ा करकट थी जो तकलीफें ही देती थी। कैश जो है वो तकलीफ होता है, बोलते हैं ना पैसा जो है वो हमेशा क्या करता है, तकलीफ देता है। तो ये जो है हम लोगों का क्लास 8 का चौथा चैप्टर था। उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद आप PPT से चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा और रिविजन के बाद आप टेस्ट बनाइएगा। अगर टेस्ट नहीं बनाइएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। आज सुने कल भूल जाइएगा। टेस्ट बनाइएगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जो भी आप गलती कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, और इस तरह से आपको जो है वहाँ पे काम करना है और अपनी कमियों पे काम करते करते आप देखिएगा धीरे धीरे कई सारी चीज़ें जो है आप में जुड़ते जाएंगी। आपका एक नॉलेज बेस जो है वो बड़ा होते चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप जो है हम लोगों की कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर NCERT कहीं पे भी दूसरी जगह भी आप ज्वाइन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं तो 99 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे GS के सब्जेक्ट के टेस्ट आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हो सकता है हम वीडियो भी डालेंगे, नया NCERT का भी, पुराना NCERT का भी, लेकिन अभी तुरंत में आपको नहीं मिलेगा, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे किताब है ना, तो धीरे धीरे जो भी हमको इंपॉर्टेंट लगेगा, जो ज़्यादा जरूरी लगेगा उसको हम पहले करते आएंगे। जैसे कि आधुनिक भारत का था, ज़्यादा जरूरी हमको लग रहा था तो इसको हम पहले ही आप लोगों को बताया। नहीं तो सीक्वेंस में चलते तो क्लास 6 बताते, 7 बताते, 8 बताते, लेकिन पहले हम 8 का ही कंप्लीट करवाए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन उत्पाद सिपाही, अब उत्पाद सिपाही में भी देखिए 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है। दूसरे एग्जाम में भी देखिएगा तो आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप भी जब एग्जाम ना हो
तो आप सब्जेक्ट पे कमांड करने पे फोकस कीजिए। जब एग्जाम आ जाए तो देखिए कि किस सब्जेक्ट्स पे कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं मतलब उसके पैटर्न को आप फॉलो करने का प्रयास कीजिए ताकि रिजल्ट जो है आपको दिखे। आप कंपटीशन देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा हाई हो गया है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाते हैं तो होने वाला नहीं है। हर एक चीज़ जो पढ़ा जा सकता है, जो ऑथेंटिक है, आपको पढ़ के जाना है। अपने तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, रिजल्ट हो ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन अपने तरफ से कोई कमी ना रहे, इस चीज़ को आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे चैप्टर 5 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।